सो वो सारे जजेज, वो सारे मजिस्ट्रेट, वो सारे पर्सन्स जिनको लीगली, देखो यहां पर्सन शब्द भी इस्तेमाल कर दिया है, पर्सन्स, यानी कि जज को छोड़कर भी कोई व्यक्ति होगा, जज को छोड़ करके कोई और व्यक्ति होगा जो लीगली ऑथोराइज्ड हो सकता है एविडेंस नोट करने के लिए, लेने के लिए। मजिस्ट्रेट को छोड़कर कोई और पर्सन होगा जो लीगली ऑथोराइज्ड हो सकता है एविडेंस लेने के लिए। तो कोई भी पर्सन जो लीगली ऑथोराइज्ड है, रिमाइंड कर लो, दिमाग में डाल लो, अभी बार बार मत रटना। All persons who are legally authorized to take evidence is a court. All magistrate legally authorized to take evidence is a court. All judges legally authorized to take evidence is a court. So कोर्ट कोई नहीं है, सिर्फ अगर पूछे एविडेंस के हिसाब से तो तीन ही लोग कोर्ट होते हैं, जज, मजिस्ट्रेट और पर्सन। JMP आपको जैसे याद रखना है कर लो भाई, लेकिन पहले यहां पर जज आया है इसलिए जजेस लिखा, जे, बाद में मजिस्ट्रेट आया है इसलिए मजिस्ट्रेट, बाद में पर्सन्स आया है इसीलिए P, JMP। सारे ट्रिक्स खोल के दे रहा हूं आपको ओपन। The definition of court is not exhaustive. It means the definition of court is not complete. Complete नहीं है ये, not complete. Now, ये केस है 2008 का साइटेड केस है, स्टेट ऑफ MP वर्सेज अंशुमन शुक्ला, अंशुमन शुक्ला। सो स्टेट ऑफ MP वर्सेज अंशुमन शुक्ला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के डेफिनेशन को इंटरप्रेट करते हुए कहा कि although the said definition of courts under the Indian Evidence Act is not exhaustive, ये बात सही है कहीं ना कहीं तक कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो कोर्ट शब्द की डेफिनेशन दी गई है दैट इज नॉट अ कंप्लीट वन, दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव। बट यहां पर इन्होंने कह दिया ऑल अथॉरिटीज मस्ट बी हेल्ड टू बी कोर्ट, वो सारी अथॉरिटीज कोर्ट्स हैं एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अंशुमन शुक्ला, वो सारी अथॉरिटीज कोर्ट हैं विद इन द मीनिंग ऑफ द सेड प्रोविजन। बोले तो सेक्शन 3 एविडेंस एक्ट के लिए हु आर लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस, जो एविडेंस लीगली कानूनी तौर पर, विधि तौर पर, विधि मान्य तरीके से एविडेंस लेने के लिए ऑथोराइज्ड हैं, वो सब कोर्ट हैं। ये बात अंशुमन शुक्ला के केस में कोर्ट ने क्लियर कर दी। क्योंकि कोर्ट किसको कहा जाएगा? क्या कलेक्टर जो बैठता है वो कोर्ट है? क्या जो कमिश्नर जो अपने चैम्बर में बैठ के डिसीजन देता है क्या वो कोर्ट है? ये क्वेश्चन निकलता है। क्या जो RTI के अंदर जो कोर्ट बैठती है, जिसको हम लोग कोर्ट कहते हैं लेमैन की भाषा में, कि RTI के जो मैटर निपटते हैं, यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, क्या वो कोर्ट है? क्या ट्रिब्यूनल कोर्ट है? दिस इज ए क्वेश्चन बिफोर यू, और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये कोर्ट है कि नहीं है। तो अगर वो पर्सन यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑफिसर अगर लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस है तो वो कोर्ट है। अदर पर्सन के अंदर आता है पर्सन्स। अगर वो जज की कैटेगरी में आता है तो वो कोर्ट है। अगर वो मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट बिल्कुल अलग होता है। मजिस्ट्रेट का शुद्ध हिंदी मतलब होता है दंडाधिकारी, यानी वो पर्सन जो दंड देने का अधिकार रखता हो। तो आज के डेट में DM दंडाधिकारी नहीं है। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, DM का बस इतना पावर है कि वो अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट करने का आदेश दे सकता है, FIR करवा सकता है, जेल भेजना है कि नहीं भेजना है, इसको सजा देना है कि नहीं देना है, इट इज अप टू यू। आप डिसाइड करोगे, वो नहीं डिसाइड करके देगा, क्योंकि यू आर दंडाधिकारी, यू आर ए मैजिस्ट्रेट, ही इज नॉट ए मैजिस्ट्रेट, इवन दो उसके साथ नाम जुड़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। चलिए अब जरा समझना ध्यान से, यहां पर इन ए ट्रायल, ट्रायल की बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रायल बाई ए जज विथ ए ज्यूरी। तो जज और ज्यूरी पहले होता था, अब खत्म हो गया है। इट इंक्लूड्स बोथ द जजेज एंड द ज्यूरी। सो जज के अंदर जो शब्द आता है वो ज्यूरी इंक्लूडेड है। कभी कभार पूछते हैं इंटरव्यू में, अजीब से इंटरव्यूज होते हैं। नाउ अब देखो ध्यान से, यही बात मैंने आपके सामने जस्ट अभी रखी थी। कमिश्नर कोर्ट है क्या?
इज कमिश्नर इज ए कोर्ट? यहां आपको दिख रहा है सीधा सीधा कि कोर्ट है। कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर ऑर्डर 26 रूल 17 सब रूल 1 26-17-1 सीपीसी बोलता हूं ना इसलिए रिवीजन करने के लिए। 26-17-1 के अंदर सीपीसी के अंदर जिस कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है वो कोर्ट है। क्यों? क्योंकि वो लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस है। कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर 284 to 290 सीआरपीसी इज ए कोर्ट। सो इसको याद कर लेना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इन सब चीजों को स्किप बिल्कुल मत करना। सो 26-17 कमिश्नर के बारे में ऑर्डर 26 में बात की गई है, तो 26-17-1 कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर दिस ऑर्डर दिस प्रोविजन इज ए कोर्ट। और 284 से 290 यानी 284 से 290 सीआरपीसी के अंदर जो कमिश्नर आता है उसको भी हम कोर्ट कहते हैं। Therefore, the provision of the act will apply to commissioner appointed under those acts, but not to examination of witness by the police. बहुत इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वर्ड लिखा गया है, इंटरेस्टिंग और टेक्निकल शब्द है ये। इसका मतलब समझ रहे हो, आप कमिश्नर अगर होते, इफ यू आर ए कमिश्नर, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। चाहे आपका अपॉइंटमेंट सीपीसी के अंदर होता हो, चाहे आप सीआरपीसी के अंदर अपॉइंट होते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट यू मस्ट अवेयर विथ द पावर्स, व्हाट इज योर पावर्स। सो यहां पर क्या बोल रहा है कि जैसे ही आपको कोर्ट का दर्जा मिल गया, इसका मतलब यह है कि आपको वो सारे पावर ऑलमोस्ट मिल जाते हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट आपके लिए लेके बैठा हुआ है। यानी इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो जो पावर्स दिया गया है, कोर्ट को जो पावर दिया गया है, वो पावर आपको मिल गया। यानी कमिश्नर वो सब कर सकता है जो एक कोर्ट कर सकती है। Therefore, the provision of the act will apply to the commissioner appointed under those acts. यानी एक्ट का मतलब सीपीसी के अंदर जो अपॉइंट हुआ वो, और सीआरपीसी के अंदर जो अपॉइंट हुआ वो। लेकिन पुलिस के लिए नहीं होगा, पुलिस अगर करती है ऐसा तो नहीं होता है।